किसी भी वक्त टूट सकता है युद्ध विराम। इस वक्त की बड़ी खबर है, जंग पर आईआरजीसी कमांडर का बड़ा दावा। अब सीमित जंग ही आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। फिर से सीमित जंग संभव, आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो अब सीमित जंग ही आखिरी रास्ता दिख रहा है। फिर युद्ध होगा क्या? ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से जो दावा किया गया है, क्या इससे संकेत मिल रहे हैं? खबर क्या है ये जान लेते हैं। आईआरजीसी कमांडर ने फिर जंग का दावा किया है। फिर से सीमित जंग छिड़ने की आशंका जताई है। जंग के बाद फिर से वार्ता का दौर संभव है क्या? फिर जंग क्यों? और हॉर्मूज में ईरान की नाकाबंदी अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी ब्लॉकेड भी है और यूएस ब्लॉकेड से वॉर का खतरा और बढ़ गया है। वार्ता फेल मतलब फिर हमला हो सकता है, जिस तरीके से हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप का दावा, नो वॉर लिमिट, यानी कि अगर अब सीज फायर टूटा और युद्ध की शुरुआत हुई तो भयावह हालात देखने को मिलेंगे। वार्ता फेल हुई तो ईरान पर बड़ा हमला संभव है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की चेतावनी। रेडियो एक्टिव डेड जोन की भयावह चेतावनी दी गई है। रेडिएशन लीक हुआ तो खतरे में लोगों की जान आ जाएगी। ईरान को न्यूक्लियर डज सरेंडर करनी ही पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर अड़े हुए हैं, अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और उससे जुड़ा एक और बयान आया सामने। अगर युद्ध भयंकर तो टारगेट पर एटमी सेंटर होंगे क्या? और अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम क्या होगा, असर क्या होगा? ईरान के एटमी सेंटर निशाने पर रह सकते हैं, चाहे बात बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हो, फोर्डो यूरेनियम एनरिच्ड संयंत्र की बात हो या फिर नातांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र की बात हो। अब ये एक एक करके वो इंपॉर्टेंट स्थान आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण लोकेशन कौन सी है? तेहरान रिसर्च रिएक्टर, इस्फहान रिसर्च रिएक्टर भी निशाने पर हो सकता है। अरक रिसर्च रिएक्टर पर भी हमले हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लिस्ट लंबी है क्योंकि यज़्द यूरेनियम प्रोसेसिंग, जिस पर हमले की चेतावनी दी जा चुकी है अमेरिका की तरफ से, यहां पर भी हमला हो सकता है। पार्चिन रिसर्च सेंटर पर भी हमले हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप की चेतावनी क्या सामने आई और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? ईरान को न्यूक्लियर डज सरेंडर करनी ही पड़ेगी। ट्रंप अपने बयान पर अड़े हुए हैं। हम हर हालत में एनरिच यूरेनियम वापस लेकर ही रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। वार्ता से बात नहीं बनी तो फिर जबरन कब्जे में ले लेंगे। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, यूएस ने कहा। यूएस ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर देगा, यह भी कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन ईरान में रेडिएशन लीक हुआ तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं। परमाणु धूल के कण समंदर में फैल जाएंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल पानी में मिलकर उसे जहर बना देगा और समंदर का पानी पीने लायक ही नहीं बचेगा। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं उस पर असर पड़ेगा, आम जनता पर असर पड़ेगा। हर बूंद में सीजियम, इतना ही नहीं प्लूटोनियम भी मौजूद हो जाएगा और अरब के करोड़ों लोग प्यासे ही मर जाएंगे। आपको बता दें, रेडियो एक्टिव पानी साफ नहीं कर सकते हैं, इस वजह से परेशानी खड़ी हो जाएगी और खाड़ी का इलाका सालों के लिए बंजर बन जाएगा। पूरा इलाका रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। अरब देशों का 30% से 35% तेल जलकर खाक हो जाएगा और दुनिया में ऊर्जा की भारी किल्लत भी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, बच्चों में जन्म से ही विकृतियों का खतरा काफी बढ़ जाएगा। और जैसे हिरोशिमा नागासाकी में देखा गया, हिरोशिमा और चेरनोबिल से भी बदतर नतीजों का डर यहाँ पर सता रहा है। मतलब ये है कि अगर ईरान में रेडिएशन लीक होता है तो लाखों लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए इस बयान के भयावह मायने निकाले जा रहे हैं। जंग की डेडलाइन को लेकर अब कई संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप के पास डेडलाइन के 2 दिन बचे हुए हैं। 1 मई तक सैन्य तैनाती की अवधि है और 1 मई के बाद सीजफायर पर फैसला लेना ही होगा। यानी कि 60 दिन समाप्त हो जाएंगे और अब कोई ना कोई निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति को लेना ही होगा। अब ये जानते हैं कि 1 मई के बाद क्या होगा, ये डेडलाइन क्यों मिली है और क्यों मुश्किल में आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की डेडलाइन 1 मई के बाद क्या कदम उठाएंगे, खबर क्या है? 1 मई तक सैन्य तैनाती संभव है, लेकिन उसके बाद एक्शन लेना होगा। ट्रंप के पास 1 मई तक का वक्त है। 60 दिन बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, जैसा कि नियम है। ईरान पर 30 दिन का एक्सटेंशन संभव है।
क्या कहता है यूएस वॉर एक्ट और इसके तहत क्या कदम उठाने पड़ेंगे। जंग पर 60 दिन की सख्त समय सीमा है और जंग के लिए कांग्रेस की मोहर जरूरी है। 48 घंटे में वॉर की लिखित रिपोर्ट देनी होगी। बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यह है कि ट्रंप कह चुके हैं जंग की कोई समय सीमा है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। और ईरान वॉर में यूएस सैन्य तैनाती के 2 दिन बचे हुए हैं, तो क्या रणनीति होगी और क्या कदम उठाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये तो वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान के हंजला हैकर ग्रुप की धमकी आई सामने। इजरायली नागरिकों को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है, मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहें। ये धमकी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी गई है। तो व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी गई है। ईरान वर्सेस इजराइल यहां देखने को मिल रहा है। सर्वनाश का साइबर प्लान एक्टिव है, यानी कि ऑनलाइन साइबर तरीके से यहां पर हमले की चेतावनी दी गई है। खबर क्या है, क्या हुआ है अब तक? ईरान के हैकर्स ने इजरायली लोगों को धमकी दी है। व्हाट्सएप के जरिए इजरायलियों को धमकी के संदेश दिए गए हैं और कोड में यह अटैक की चेतावनी दी गई है। सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है बेंजामिन नेतन्याहू। सत्ता में बने रहने के लिए ईरान पर हमला हुआ और नेतन्याहू की मूर्खता को रोकिए नहीं तो हमला होगा, इस तरीके की चेतावनी दी गई है। मिसाइलों की बौछार के लिए तैयार हो जाइए। आप जल्द ही हफ्तों तक अपने बंकरों में रहेंगे और सभी यहूदी बंकरों में रहने की तैयारी कर लें, यानी कि डराने की कोशिश। हंजला हैकर ग्रुप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। अहम साइबर अटैक के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक्स आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का फोन डेटा उड़ाया। यूनिट आपको बता दें 9900 के 50 ऑफिसर की जानकारी लीक की गई है। इतना ही नहीं, सीनियर इजरायली न्यूक साइंटिस्ट का डेटा भी लीक हुआ है। अमेरिकी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर साइबर अटैक के रूप में इसे देखा जा रहा है। साइबर ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया और ये कैसे खौफ फैला रहा है, आपको बताएं कि रैंसमवेयर के बजाय वाइपर मेलवेयर का यूज कर वाइपर मेलवेयर के डाटा स्थायी तौर पर नष्ट किए गए हैं और वहां से इसका इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान की कुनार यूनिवर्सिटी पर बमबारी, पाकिस्तानी हमले में 7 लोगों की मौत और 85 लोग घायल। कुनार यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया है। पाकिस्तान के हमले के बाद भगदड़ मची हुई है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल से भागते हुए छात्र नजर आए हैं। कुनार यूनिवर्सिटी पर जैसे ही हमला हुआ, भगदड़ मची, दहशत में छात्र आए, इधर उधर भागते नजर आए और अब आपको इससे जुड़े कई वीडियोस दिखाते हैं। कुनार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर भी अटैक हुआ। बमबारी में हॉस्टल की इमारत तबाह हो गई। दीवारों पर मोर्टार शेल के निशान नजर आए। बमबारी में हॉस्टल की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, मोर्टार के निशान दिखाई दिए। कई वाहन जो आसपास खड़े थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। खिड़कियों के शीशे कांच टूटे हुए दिखाई दिए। तो पाकिस्तान के हमले में कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से खिड़कियों के कांच शीशे टूटे हैं। मोर्टार से जमीन पर गड्ढा तक हो गया। ये देखिए, बर्बर आतंकिस्तान हिसाब लेगा क्या तालिबान? वो पाकिस्तान जो शांति की दुहाई देता है, उसकी तरफ से यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ जहां छात्र मौजूद थे। हुआ क्या है? पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए अटैक किया। अफगानिस्तान में भीषण बमबारी की गई। कहां हमला हुआ? कुनार यूनिवर्सिटी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुनार प्रांत, अफगानिस्तान, ये लोकेशन है अटैक की। कितना नुकसान हुआ? 7 लोगों की मौत, 85 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस दौरान कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर बमबारी जिसकी वजह से दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई, कांच शीशे टूटे हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। बड़ी बात यह कि 19 मार्च को युद्ध विराम के बाद यह हमला किया गया है और डूरंड लाइन पर संघर्ष के बाद सीजफायर लागू हुआ था। तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की धमकी दी थी और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से कुनार यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला किया गया है। पंजाब में किस तरीके से धमाका हुआ, ट्रैक पर साजिश रची गई है। पंजाब के पटियाला में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर धमाके की खबर। पटियाला में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की बड़ी साजिश रची गई। राजपुरा शंभू रेलवे स्टेशन के बीच देर रात ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और ट्रैक पर डेटोनेटर लगाने वाले शख्स की वहीं पर मौत हो गई। मौके से सिम कार्ड और दूसरे सबूत भी मिले हैं। साजिश क्यों रची गई, इसके पीछे कौन था,
सभी पहलू पर जांच हो रही है। लेकिन देर रात ट्रैक पर धमाका, इसको लेकर साजिश रची गई। मौके से सिम कार्ड और दूसरे सबूत भी बरामद किए गए हैं और अब जांच की जा रही है। पंजाब के पटियाला में रेल ट्रैक के पास जोरदार धमाका हुआ। इससे जुड़ी अब 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोरदार धमाके को इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए। ट्रैक पर रात को धमाका किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को अपने कब्जे में लिया और धमाके से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इसी कड़ी में पता चला है कि जो शख्स विस्फोट की कोशिश कर रहा था, उसकी हमले के दौरान ही मौके पर ही मौत हो गई। फिदायन तरीके से ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले पर पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने क्या कहा, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, सुनाते हैं आपको, सुनिए। कल देर रात पटियाला पुलिस को एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन दी इन्फॉर्मेशन शंभू हरियाणा बॉर्डर ਦੇ ਇੱਕ रेलवे ट्रैक के ਉੱਪਰ आई सी। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ मैं DIG ਪਟਿਆਲਾ रेंज ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन नहीं ਸੀਗਾ, परंतु एक अटैम्प्टेड डेटोनेशन ਸੀਗਾ। एंड उस अटैम्प्टेड डेटोनेशन ਦੇ दौरान ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC पर आतंकी प्रहार, क्या साजिश हो सकती है और कैसे हमला किया गया? 4 महीने बाद फिर DFC पर धमाके की कोशिश की गई है। ऐसी कोशिश पहले भी की गई थी। राजपुरा शंभू रेलवे लाइन पर देर रात धमाका हुआ और रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई। इस दौरान एक की मौत भी हो गई। एक सिम कार्ड, कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद पुलिस ने किए हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है। आपको बता दें, लो इंटेंसिटी धमाका नहीं था, डेटोनेशन की कोशिश का दावा किया गया है, यानी कि बड़ी साजिश रची गई। GRP समेत जांच एजेंसी अब जांच में जुटी हुई हैं। 23 से 24 जनवरी को भी ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया था और वैसा ही एक और मामला सामने आया है, एक बार फिर से, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पटियाला में रेलवे ट्रैक पर धमाके वाली जगह पर हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने रिपोर्ट बनाई, आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा के पास ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक धमाका हुआ है। पिछले 4 महीने की बात करें तो इसी रेलवे कॉरिडोर पर यह दूसरा धमाका है। मैं इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद हूं। राजपुरा से लेकर शंभू बॉर्डर के बीच में रेलवे ट्रैक है। यहां पर आप देखिए, आपको ये जो रेलवे लाइन है उसके कपलिंग निकले हुए दिखाई देंगे और ये बताता है कि धमाका यहां पर करने का प्रयास किया गया। एक डेटोनेटर के माध्यम से धमाका किया गया था, ये जानकारी सामने आ रही है। जो व्यक्ति यहाँ पर धमाका करने के लिए आया था वो भी इस पूरे धमाके के अंदर उसके चीथड़े उड़ गए। उसके यहाँ पर कुछ सबूत यहाँ पर लोकल पुलिस को मिले हैं। बताया जा रहा है कि जब वो व्यक्ति यहाँ पर धमाका करने का प्रयास कर रहा था, उसने डेटोनेटर को एक्टिवेट किया, इसी दौरान धमाका हुआ है और उसके बाद उस व्यक्ति के भी चीथड़े उड़ गए, उसके परकच्चे उड़ चुके हैं। फिलहाल पंजाब पुलिस और RPF पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा पीछे यहाँ पर पुलिस की टीमें भी लगातार पहुंची हुई हैं और जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीमों को यहाँ पर बुलाया गया था और तमाम सबूत यहाँ पर जुटाए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी बात ये है कि ये जो फ्रेट कॉरिडोर है जहाँ पर मालगाड़ियाँ चलती हैं, उसके ठीक बगल में, मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये यात्री ट्रेन के चलने का, पैसेंजर ट्रेन के चलने का रेलवे ट्रैक है, जो कि दिल्ली को अंबाला और आगे लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू की ओर ले जाता है, उसको कनेक्टिविटी देता है। लेकिन इसके ठीक नज़दीक ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसको निशाने पर क्यों लिया गया, ये जांच का विषय है। ये फ्रेट कॉरिडोर सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ये लुधियाना के पास से शुरू होता है, लुधियाना के सानेवाल से लेकर कोलकाता के पास तक ये कनेक्टिविटी देता है रेलवे ट्रैक। पटियाला धमाके में मारे गए शख्स की पहचान तरन के पंजवार का रहने वाला बताया जा रहा है। शख्स जगरूप सिंह नाम के शख्स का शव मिला है। जगरूप सिंह नाम के शख्स का शव मिला और घटनास्थल पर मिले फोन से मृतक की जानकारी भी मिली है। एक सिम कार्ड बरामद हुआ था
जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये शख्स तरनतारन के पंजवार का रहने वाला है और नाम है जगरूप सिंह। पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है क्योंकि बड़ी बात यह है कि हाई इंटेंसिटी का डेटोनेशन यहां से बरामद हुआ है, यानी कि बड़ी षड्यंत्र की तैयारी यहां पर थी। बढ़ते आगे और घटनास्थल पर जानकारी मिली जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। ट्रैक पर देर रात धमाके की आवाज की गूंज दूर तक सुनाई दी जिसे आसपास मौजूद लोगों ने सुना। हादसे के चश्मदीदों से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने बात की, सुनिए। पंजाब के पटियाला के राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को टारगेट करने का प्रयास किया गया है, उस वक्त जब ये धमाका हुआ तो काफ़ी जोरदार था। आसपास के लोगों ने आवाज़ सुनी। ये जो मेरे साथ आप युवक देख रहे हैं ये घटना के चश्मदीद हैं, यहीं पास के खेतों में काम कर रहे थे जब इन्होंने आवाज़ सुनी। क्या धमाका आपने सुना और कितना बड़ा था? बहुत जोर की धमाका था जी। ये तकरीबन 8 बजे की बात है। तो हम यहाँ पे तूड़ी बना रहे थे खेतों में, तो 8 बजे हम सभी थे साथ में, तो बहुत जोर की धमाके की आवाज़ आई है। पूरे गांव, हमारा 1 किलोमीटर तक है यहाँ से गांव रेलवे लाइन से, तो पूरे गांव में भी आवाज़ सुनी है इसकी। इतनी जोर की धमाका सुना कि बस क्या ही बोले। मतलब कोई सामान्य धमाका नहीं था क्योंकि टायर फटा, बहुत तेज आवाज़ थी। हाँ जी, बहुत तेज आवाज़ थी। हमें तो ऐसा लगा भी कोई वैसे ही हुआ है, चलो पर टायर फटा है भी कि चलो साथ में हाईवे है इसके लिए। हरदीप जी, धमाका जब हुआ आपने कितनी जोर की आवाज़ सुनी और क्या महसूस किया? पहली बार सब ऐसा धमाका सुने हमने, कभी सुना ही नहीं ऐसा धमाका हुआ होगा, कभी सुना नहीं। हम ट्रक के टायर फटते हैं रोडों पे, वो देखते हैं, सब पता है, लेकिन ये धमाका तो गाड़ी हिल गई थी पूरी, इतना धमाका तेज था। तो चश्मदीदों ने बताया दूर तक आवाज सुनी गई और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे टारगेट करने की कोशिश कैसे की गई, किस तरीके से षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। दरअसल पंजाब से पश्चिम बंगाल तक 1856 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी कि मालगाड़ियों को अलग ट्रैक मिला और सुविधा बढ़ाई गई इस परियोजना के जरिए। और ये गेम चेंजर परियोजना तब साबित हुई जब माल ढुलाई को तेज, सस्ता, कुशल बनाना इसके जरिए लक्ष्य रखा गया। इतना ही नहीं, औद्योगिक केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़ने का भी टारगेट इसके जरिए रखा गया और इस तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया गया था डीएसएफ का। मालगाड़ियों की गति 3 गुना होने की संभावना इससे बढ़ गई। इतना ही, ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना भी इसी के साथ इस परियोजना से जुड़ी। कॉरिडोर बनने से यात्री ट्रेन की समय अनुसार आवाजाही शुरू हुई, यात्रियों को परेशानी नहीं हुई, सुविधा बढ़ गई। कॉरिडोर के पास इंडस्ट्रियल हब, स्मार्ट सिटी विकसित किया गया, यानी कि भविष्य को देखते हुए इस परियोजना के तहत काम किया गया। अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, रोजगार बढ़ा, उसको देखते भी कदम उठाए गए। कोयला क्षेत्रों को बिजली घरों से जोड़ा गया इस परियोजना के तहत, लेकिन बार बार यहां पर हमले क्यों, अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस मामले पर स्पेशल डीजीपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। उस वक्त हमारा बैड लक ये था कि हमें कोई क्लू अभी तक मिल नहीं पाया, हालांकि हम लोगों ने पूरा जोर लगा लिया, कुछ भी हमें क्लू नहीं मिला क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई किसी तरह का और क्लू नहीं मिला। लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत है, खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो एक डेड बॉडी मिली है उसके लिए पूरा शक है कि ये वही बंदा है जो यहाँ डिटोनेटर लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती हो गया उससे या कुछ भी हो गया कि वो खुद ही ब्लास्ट में उड़ गया और उसकी डेड बॉडी मिल गई। और उसकी डेड बॉडी मिलने से क्या हुआ कि हमें तो एक तो उसका आइडेंटिटी पता चल गया, उसका एक मोबाइल फोन भी मिला है जिससे जो सिम मिला है उसको भी हम लोग भेज रहे हैं। ओडिशा के क्योंझर से मार्मिक खबर सामने आई। बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा भाई, बहन के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंकाल लेकर भाई पहुंचा बैंक। ये कुछ तस्वीर सामने आई हैं। बैंक ने भाई से मृतक बहन के दस्तावेज मांगे थे, जानकारी मांगी थी और दस्तावेज ना होने पर कंकाल लेकर भाई बैंक पहुंच जाता है। तो बहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे बैंक कर्मचारियों की तरफ से, जिसके बाद बहन के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भाई कंकाल लेकर, अपनी मृतक बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। शिवाशीष दास हमारे संवाददाता ओडिशा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवाशीष, ये
बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, मामला क्या बताया जा रहा है? जी हेलो शिवाशीष, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये मामला क्या बताया जा रहा है और आगे इस पर अब क्या कदम उठाए जाएंगे? जी, जैसे कि खबर जो हमें यहाँ पे मतलब सूचना जो मिली है उसके हिसाब से जो आईआईसी है उनका ये कहना है कि जो बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्होंने वो जो जीतू है जो मृतक के भाई है उनको वो समझा नहीं पाए ठीक से कि ब्रांच से कैसे पैसा निकाला जा सकता है, और उनके जो बहन जो मर गई है उसका सारा डिटेल पूछा गया, जैसे कि उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया जो कि उन्होंने पहले हासिल नहीं किया था। तो इसके चलते उन्होंने कब्र खोद के उनका जो कंकाल है वो लेके ब्रांच में जाके पहुंचे। तो इसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा रोष देखने को मिला है, और जो आईआईसी है, स्थानीय थाना के जो आईआईसी है, उनका ये कहना है कि आगे चल के इस पे कार्रवाई किया जाएगा और जो मतलब उनके जो भाई है उनको उनका अधिकार मिलेगा, और इसका उन्होंने वो आश्वासन दिया है। झकझोर देने वाला मामला सामने आया है और सिस्टम पर भी ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात महाराष्ट्र की करते हैं। मुंबई में धर्म पूछकर 2 गार्ड पर हमले का मामला सामने आया है। मीरा रोड में गार्ड्स पर चाकू से वार किया गया, हमला किया गया। नाम और धर्म पूछा और नाम और धर्म पूछकर गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया गया। आरोप है कि कलमा नहीं पढ़ने पर चाकू से हमला किया गया। घटना में 2 गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने अभियुक्त जुबैर अंसारी को गिरफ्तार किया है जिसने ये हमला किया था। तो पहले नाम पूछा और फिर धर्म पूछा और हमला किया गया चाकू से। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मुंबई का ये मामला है। धर्म पूछकर 2 गार्ड पर हमला कर दिया जाता है। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मीरा रोड में गार्ड्स पर चाकुओं से हमला किया गया। तो एटीएस ने मीरा रोड मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी से जुड़े ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गंभीर मामला है ये, जहां नाम और धर्म पूछकर हमला किया गया, 2 गार्ड्स पर चाकुओं से वार किया गया। अब इसी कड़ी में एटीएस की टीम एक्टिव है और मीरा रोड मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुंबई गार्ड हमला मामले में बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। बड़ी खबर, अभियुक्त जुबैर अंसारी के घर से आपत्तिजनक सामग्री मिली है। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, ये बेहद ही गंभीर मामला है। इससे पहले पहलगाम अटैक में इस तरीके की घटना देखी गई थी जहां नाम और धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था आतंकियों की तरफ से आम लोगों को। और अब 2 गार्ड्स पर हमला क्यों किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है और प्राथमिक जानकारी क्या मिल रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोपी है, जो जैब जुबैर अंसारी, 31 साल इसकी उम्र है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में 109, 1182 और 190, 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि ये जो आरोपी है जैब, ये इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को जानता नहीं था, पहले से इनकी कोई पहचान नहीं थी। और जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड है, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन, इससे सिर्फ इसने पहले मस्जिद का पता पूछा। मस्जिद का पता पूछने के बाद इसने पूछा आप हिंदू हैं क्या, और हिंदू जैसे ही इनको पता चला इस आरोपी को, उसने कलमा पढ़ने के लिए कहा। और जब इन्होंने कलमा पढ़ने के बीच बहस हुई इनकी, तो इसने चाकू से हमला कर दिया। अब मुद्दा यह है कि चाकू इसके पास क्यों था, ये चाकू लेकर नया नगर, मीरा रोड जैसे पॉश इलाके में क्यों घूम रहा था, और क्या इसके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल मामले हैं। जो जानकारी आई है इस पूरे मामले में, मीरा भाईंदर जो पुलिस है, इसके अलावा जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो इस मामले में छापेमारी कर रही है, मुंबई और मीरा रोड में अब तक 3 जगह पर छापेमारी हुई है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज और आईएस से जुड़े हुए या आईएस के विचारधारा से जुड़ी हुई कुछ सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। पूरी तरह से अब तक ये कंफर्म नहीं है कि आईएस के किसी हैंडलर के साथ जुड़ा हुआ था या रेडिकलाइज था। ये सेल्फ, वो जो लोन वुल्फ जिसे कहते हैं, उस तरीके से ये इसने खुद ही इंटरनेट के माध्यम से ये सामग्री जुटाई थी। ये केमिस्ट्री टीचर था, ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो जितने बच्चों को इसने केमिस्ट्री पढ़ाई है, यानी रसायन शास्त्र पढ़ाया है, उन सभी बच्चों को क्या इसने आईएस की विचारधारा से जोड़ने का काम किया, इन तमाम चीजों के लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 7 अलग अलग टीमें जो है वो मुंबई और जो मीरा रोड का इलाका है, मुंब्रा है, वहां पर सर्च और छापेमारी के अभियान चला रही हैं।
अचानक हुए इस हमले से पूरे मीरा रोड में एक तंसनी बिल्कुल। फैल गई है। हिंदू जो संगठन है वो भी इसमें आक्रामक हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयप्रकाश सिंह आपको जानकारी दे रहे थे पूरे मामले की। बढ़ते आगे, दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला भारत लाया गया है। बड़ी खबर है, इस्तांबुल से सलीम डोला को दिल्ली लाया गया। रेड नोटिस भी जारी हुआ था, रेड कॉर्नर नोटिस, और सलीम डोला से खुफिया एजेंसियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले की एजेंसियां पूछताछ कर रही है। सलीम डोला को मुंबई पुलिस को हैंडओवर भी किया जाएगा। डी कंपनी के लिए भारत में ड्रग नेटवर्क को ऑपरेट करता था सलीम। कुछ दिन पहले इस्तांबुल में सलीम को गिरफ्तार किया गया था, अब भारत लाया जाएगा। तो खुफिया एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। गुजरात निकाय चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। बड़ी खबर गुजरात निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी की लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। बक्सरा, हलवद तालुका पंचायतों में आम आदमी पार्टी की एंट्री। भुज नगर निगम की बात करें तो AIMIM उम्मीदवार की जीत की खबर। 382 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी। कुल 9,200 सीटों पर 736 सीट पर निर्विरोध बीजेपी जीती है, ये खबर मिल रही है। 9,200 सीट में से 736 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी की जीत। अहमदाबाद से सचिन पाटिल हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सचिन, मतदान केंद्रों पर मतगणना अभी जारी है, मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जा रही है। क्या जानकारी मिल रही है प्राथमिक तौर पर, क्योंकि कई सीटों से बताया जा रहा है बीजेपी आगे चल रही है, तो कई सीटें ऐसी भी हैं जहां आम आदमी पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जब नॉमिनेशन फाइल हुए, नॉमिनेशन वापस खींचने की जो तारीख थी 15 तारीख, उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चुनाव के या बिना किसी मतदान के 733 सीटें जो है वो अपने हस्तक अपने काबिज कर चुकी थी। उसके बाद का ये जो परिणाम है वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। गुजरात भर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत और तहसील की जो चुनाव थे उन चुनाव में अपनी बढ़त हासिल करते हुए आगे बढ़ते जा रही है। वहीं साथ ही साथ सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो करीबन कई सीटें ऐसी हैं, 20 से ज्यादा, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है और आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर सीटें लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार काफी हद तक जो उसका वोट शेयर है वो वोट शेयर बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। जैसे अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए हैं या कांग्रेस के उम्मीदवार 4 जो बैठकें हैं एक वार्ड की, उसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार बने हैं, जो विजेता हुए हैं। तो वैसे ही कई और वार्ड की अगर हम बात करें, कई और वार्ड जो है जिस वार्ड में भी जो पैनल है वो पैनल भारतीय जनता पार्टी की टूटती हुई दिखाई दी। लेकिन अमूमन जिस तरीके से हम रिजल्ट पिछले सालों में भी देखते आ रहे हैं, उन रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई वार्ड ऐसे हैं, जो कुल 48 वार्ड है, 192 सीटें जिसमें से 2 अनकंटेस्टेड ऑलरेडी हो चुकी थी। तो 190 सीटों में से काफी सीटों पर जो पिछली बार 160 के करीब का जो उम्मीदवारों की सूची थी भारतीय जनता पार्टी की विजेता उम्मीदवारों की, उस सूची के साथ साथ इस बार भी करीबन 150 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो आंकड़े जो शुरुआती रुझान है वो सामने शुरू हो गए हैं। मतगणना केंद्र पर, माफ कीजिए, लगातार काउंटिंग जारी है और आपसे एक एक अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे सत्याग्रह के लिए, सिसोदिया के साथ राजघाट पहुंचे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सत्याग्रह, जिसकी घोषणा की थी, पत्र लिखकर बताया भी था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शराब नीति घोटाला केस में ये पत्र लिखा गया था। जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने की मांग की गई थी। मनीष सिसोदिया भी साथ नजर आए, आतिशी भी साथ नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्याय प्रणाली ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं।
लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है, और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दी है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी मीडिया में कुछ इस बारे में बोलना चाहता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट पर और आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, साथ में उनके हैं मनीष सिसोदिया और आतिशी, और पीछे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। ये सब पहुंचे हैं राजघाट और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजघाट पे इसलिए आए हैं क्योंकि सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कोर्ट के मामले में पहुंचा है, 27 फरवरी को कोर्ट ने बरी किया था आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उस फैसले को सीबीआई ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट के अंदर, और उसके लिए उन्होंने कहा कि स्वर्णकांता शर्मा जो जज हैं उन पर उनकी निष्पक्षता को लेकर भरोसा नहीं है।